दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार। इसमें हम मूल अधिकार के पिछले भाग से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आज की वीडियो में मूल अधिकारों में जो प्रथम अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, इसके बारे में बात करेंगे। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संविधान में वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मिलाकर 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इसमें से हम मूल अधिकार क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में पहले भाग में पढ़ चुके हैं। और दूसरे भाग में हम आज मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक को कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो आइए अब थोड़ा सा डिटेल में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो 5 अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत समानता के अधिकार की बात की गई है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 14 राज्य के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या राज्य क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से मना नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 जो है ये कौन सा अधिकार देता है, तो आप जानते हैं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। विधि के समक्ष समता या बराबरी यानी विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं, किसी को कोई जो है विशेषाधिकार नहीं प्राप्त हैं। और आप जान लीजिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये ब्रिटिश अवधारणा यानी एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, तो ये दो बातें हैं अनुच्छेद 14 में। आप जान लीजिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये जो है ब्रिटिश अवधारणा है और इसकी प्रकृति नकारात्मक है यानी नेगेटिव, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिकी अवधारणा है और इसकी प्रकृति क्या है, ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक है। तो आप जान लीजिए विधि के समक्ष समानता की ब्रिटिश अवधारणा का अर्थ समझते चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति यानी किसी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए और साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करेगी। कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। ये विधि के समक्ष समता की ब्रिटिश अवधारणा है और इसमें बहुत ही सामान्य तौर पर नकारात्मक अवधारणा इस तरह से है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे और कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। जबकि जो अमेरिकी अवधारणा है विधियों का समान संरक्षण, उसमें ये कहा जाता है कि
दोस्तों, विधियों द्वारा जो दिए गए विशेषाधिकार हैं और जो दायित्व हैं, दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समानता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे और नियम बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो इन दोनों का अर्थ आपने समझ लिया है। तो ये मूल अधिकार सभी व्यक्तियों, ये जो मूल अधिकार है ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। सभी व्यक्तियों यानी भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों पर ये लागू होंगे। और इसका मतलब ये है कि इसमें विधिक व्यक्ति जो है, इसमें विधिक व्यक्ति कौन कौन से लोग हैं? विधिक व्यक्ति ये नोट कर लीजिए। तो इसमें जो विधिक व्यक्ति हैं वो संवैधानिक निगम हैं, कंपनी हैं, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसके अलावा जो पंजीकृत संस्थाएं या अन्य प्रकार के विधिक व्यक्ति, ये सभी शामिल हैं जो कि अनुच्छेद 14 के दायरे में शामिल हैं। तो अनुच्छेद 14 का दायरा एक तरह से देखिए तो बहुत बड़ा है। और जो है एवी-सी महत्वपूर्ण कानूनविद हैं, उनका जो है विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये एवी-सी का सिद्धांत है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा है। लेकिन विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद भी हैं। इसमें विधि के समक्ष समता के अपवाद अगर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक। और इसके अलावा विदेशी संप्रभु और राजनयिक यानी डिप्लोमेट, इसके अलावा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अन्य संस्थाओं को इसमें थोड़ी सी विशेष शक्तियां दी गई हैं विधि के समक्ष समता के अंतर्गत। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21(ग) को अनुच्छेद 14 पर वरीयता दी गई है। इसका अर्थ क्या हुआ ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आप जानिए कि भारतीय संविधान का जो हमारा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का हमारा जो अनुच्छेद कौन सा 31(ग) है, इसको 25वें संविधान संशोधन 1971 के जरिए जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 ख और ग को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता देता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त करके अनुच्छेद 301 को लाया गया है और ये अब मौलिक अधिकार की जगह पर विधिक अधिकार रह गया है। तो आप जान लीजिए कि ये जो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। विधियों के समान संरक्षण से इसमें विधि के समक्ष समता ब्रिटिश अवधारणा है जो कि नकारात्मक है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी अवधारणा है और ये पॉजिटिव है। और अनुच्छेद 14 के तहत जो मूल अधिकार है ये सभी नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 के बाद आइए अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत है और ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो ये अनुच्छेद 15 जो है इसमें कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, राज्य केवल धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग या जन्म स्थान, यहाँ पर जो आधार दिए गए हैं लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है और यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई गई है।
और अनुच्छेद 15(3) और 15(4) देश में आरक्षण का मूलभूत आधार है। आरक्षण का आधार जो रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए आरक्षण का आधार 15(3) और 15(4) है। ये तथ्य आप जान लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 15(3) के तहत विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद हैं। जैसे राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। तो जो लोग पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कि जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है समाज में आगे लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसके लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 15(3) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 15(4) में क्या है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष नियम बना सकता है और नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और देखिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 15(6) है। 15(6) में अपवाद है। 15(6) में अपवाद क्या है आप देखिए कि 93वें संविधान संशोधन, 93वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसमें जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 एक अधिनियम बना था। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 IIT और सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कहा जाता है, इनके ये अपवाद 15(6) और 16(6) को 2019 के 103वें संशोधन द्वारा जो है अधिनियमित किया गया और केंद्र सरकार ने 2019 में आदेश जारी किया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने का अधिकार 2019 में जो है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10% आरक्षण का प्रावधान इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। तो ये था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ने केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यानी राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, स्थान भेदभाव के आधार पर निषेध नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं कि किस तरह से भेदभाव किया जा सकता है। तो जो वीकर सेक्शन है यानी कमज़ोर सेक्शन, जैसे महिलाएं और बच्चे, और इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में किया गया है। लेकिन EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी जो है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब न केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अनुच्छेद 15 के बाद आइए अनुच्छेद 16 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 16 जो है ये क्या करता है, ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16 ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी सरकारी सेवा, लोक नियोजन के विषय में यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। तो राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता, कार्यालय, सरकारी कार्यालय, रोजगार और नौकरी, रोजगार नौकरी में अवसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। और केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए
किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन है। लेकिन 4 प्रकार के अपवाद भी हैं लोक नियोजन के समता के संबंध में। संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए निवास की शर्त का उल्लेख कर सकती है, और ये व्यवस्था अभी केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू है। दूसरा अपवाद ये है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, और ऐसे लोग जिनका राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए ये व्यवस्था की जा सकती है। तीसरा अपवाद ये है कि विधि के अनुरूप किसी संस्था, चाहे वो धार्मिक हो या संप्रदाय से संबंधित हो, या उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। और चौथा अपवाद है राज्य को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक की नियुक्ति के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। ऐसे सामान्य रूप से आप जानिए कि राज्य जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है, और इसमें केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है लोक नियोजन यानी सरकारी सेवाओं में। अनुच्छेद 16 के बाद आइए अनुच्छेद 17 के बारे में जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता को सामान्य बोलचाल में छुआछूत कहते हैं। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। तो याद रखिएगा, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, और ये एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये भी एक एक्ट है, अपराध अधिनियम 1955। इसमें 1976 में अमेंडमेंट किया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में, और नया नाम इसका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। और अस्पृश्यता शब्द को आप जान लीजिए कि संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात करता है, और किसी भी रूप में जो अस्पृश्यता है उसको अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा। दोस्तों, मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के बारे में कहा है कि इसे शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है, और इसके आधार पर कुछ वर्गों पर सामाजिक निर्योग्यता थोप दी गई है, जबकि कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं आदि से इनका बहिष्कार नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 के तहत ये व्यवस्था दी है कि अस्पृश्यता के अपराधों की जांच राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 के तहत ये व्यवस्था दी है। कौन सी व्यवस्था? कि अस्पृश्यता के अपराधों की जांच राज्य का, ये यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, राज्य का संवैधानिक अधिकार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की यानी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा है, और इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अस्पृश्यता के अधिकार का उल्लंघन न हो और इसके हनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और ये अस्पृश्यता जो है एक जो हमारे समाज में सामाजिक बुराई है। ये सामान्य रूप से आप देखिए तो पहले ऊंची और नीचियों जाति का जो कॉन्सेप्ट विकसित हुआ उसमें सबसे निचली जाति को अस्पृश्य माना गया, और ये कहा गया कि इस जाति की छाया पड़ना भी कुछ उच्च वर्गों के धर्म का या उनका अपमान करता था।
तो ये जो सामाजिक विभेद था ये एक तरह से देखा जाए तो अति अमानवीय व्याधि है हमारे समाज की, और इसको समाप्त करने के लिए ही अनुच्छेद 17 की व्यवस्था की गई है। अब आइए जो समानता के अधिकारों के अंतर्गत अंतिम हमारा अधिकार है, ये है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों का अंत। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, किसी भी उपाधि यानी सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर प्रदान करने का निषेध करता है। तो इसमें 2 उपाधियां व्यक्ति रख सकता है। कौन कौन? एक सैन्य उपाधि जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, कमांडर, तो सैन्य उपाधि, और दूसरा शैक्षणिक उपाधि। सैन्य और शैक्षणिक उपाधि जैसे BA, MA, PhD। तो इस तरह की उपाधियों के अतिरिक्त चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी, किसी भी उपाधि को प्रदान करने का निषेध जो है ये अनुच्छेद 18 में किया गया है। और ये भी एक तरह से सामाजिक समानता के अंतर्गत ये किया गया है। और ये अनुच्छेद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये भारत के नागरिक को, ये उपाधि भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को जो है स्वीकार करने का निषेध करता है। भारत का कोई नागरिक विदेश से किसी उपाधि को स्वीकार करने का निषेध किया गया है अनुच्छेद 18 में। तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी, ये किसी भी उपाधि को यहाँ पर प्राप्त करने से निषेध किया गया है, केवल सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर। और 1996 में एक निर्णय हुआ था 1996, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था। तो जैसे किसी के नाम के आगे भारत रत्न फला 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 या पद्म विभूषण या पद्म भूषण, तो इस तरह की जो उपाधियां थी इनको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बाध्यता को इसका उचित ठहराया था। यानी कोई अपने नाम के सामने इस उपाधि को लगा सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, इससे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार जो हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सम्मान उपाधि अनुच्छेद 18 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति द्वारा चाहे पहले या बाद में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार वापस देना होगा। और राज्य के तहत लाभ या विश्वास का पद, जो लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जो कि सरकार में कोई भी लाभ या विश्वास का पद धारण करता हो, लाभ या विश्वास का पद धारित करता हो, वो किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये था अनुच्छेद 18। तो इस तरह से हम लोगों ने मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसके सभी प्रावधान और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया। और ये आप जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है मूल अधिकार, ये राज्य व्यवस्था का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि संविधान में जो हमारे प्रस्तावना से लेकर
1 से लेकर 100 तक 1 to 100 जो आर्टिकल्स हैं ये आपको तैयार होने चाहिए। तो इसमें हमारा मूल अधिकारों का भी प्रावधान आता है, अनुच्छेद 12 से 35। ये जो है ये सभी अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कभी कभी अनुच्छेद जो है मिलान करने के लिए भी पूछ दिए जाते हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक का आज का ये वीडियो था, जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई थी और इसके प्रमुख प्रावधान और क्या महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। इस टॉपिक में हमने अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकारों की बात की। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी सेवा या लोक नियोजन के विषय में अवसर के समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। यानी कोई भी नागरिक चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, ये राज्य किसी भी व्यक्ति को ये उपाधि प्रदान करने का निषेध करता है और साथ ही साथ भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी उपाधि को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर, यानी शैक्षणिक और सैन्य सम्मान जो है इसमें उपाधियों के अंत के दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। मूल अधिकारों में हमने समानता के अधिकार की बात की। आगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे आगे के वीडियो में। और ये जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।